कुछ फ्री रहेंगे ऐसे, लेकिन इस पॉइंट के बाद तो कोई फ्री ही नहीं रहेगा, सब एक दूसरे के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े बड़े एग्रीगेशंस होंगे, छोटे वाले और बड़ों के साथ कंबाइन होंगे, मतलब और ज़्यादा पार्टिकल ऐड होंगे, तो ये सडनली फिर यहाँ डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से ये कंडक्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसी कंडक्टेंस में अगर हम बात करते हैं, इसी से कंडक्टेंस से रिलेटेड है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? ज़ीरो। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा, लिमिटिंग किसका क्या वैल्यू रहेगी, क्या नहीं रहेगी। और डाइल्यूशन लिखा है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ आयंस इन ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन। तो हम ये बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ही, क्योंकि डाइल्यूशन वाटर को ऐड करके ही डाइल्यूट किया जाता है, उसी की बात करें डाइल्यूशन की। वैसे कोई और दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो मेनली होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव आयनिक रेडियस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन depends on effective ionic radii। इफेक्टिव आयनिक रेडियाई पर, ठीक है, इफेक्टिव आयनिक रेडियाई। तो इफेक्टिव आयनिक रेडियाई से ही क्यों रिलेटेड है ये इफेक्टिव आयनिक रेडियाई? क्योंकि बिकॉज इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सॉल्यूट मोबिलिटी। इफेक्टिव आयनिक रेडियाई ये किससे रिलेटेड? इट इज़ रिलेटेड विद द इफेक्टिव आयनिक रेडियाई is closely related to the solute या पार्टिकल या आयन मोबिलिटी। ठीक है, तो ये क्योंकि इफेक्टिव आयनिक रेडियाई क्लोज किससे रिलेटेड है? मोबिलिटी से रिलेटेड है, और मोबिलिटी किससे रिलेटेड है? कंडक्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। अब इसे इफेक्टिव को कैसे सॉल्व करते हैं? इट कैन बी इफेक्टिव आयनिक रेडियाई इफेक्टिव आयनिक रेडियाई can be calculated using the concept of Stokes radius। ठीक, अब ये स्टोक्स रेडियस को थोड़ा सा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके मैथमेटिकल फार्मूले हैं, फिजिक्स और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट और दूसरे फैक्टर्स को यूज़ करके इक्वेशन बनती हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, अपना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये,
ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थियोरेटिकली स्टोक रेडियस मतलब ये इट इज़ क्लोजली या इट इज़ रिलेटेड विद द इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस इन सॉल्यूशन। थियोरेटिकली आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली तो नहीं, पर हाँ थियोरेटिकली हम क्वेश्चन मतलब बहुत क्लोज होता है। तो थियोरेटिकली स्टोक रेडियस इट इज़ रिलेटेड विद द Stokes radius is related with the effective hydrated radius of ion in solution। तो मेनली थियोरेटिकली आप स्टोक्स रेडियस को सॉल्व कर सकते हैं इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस से, ठीक है। वैसे स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन वो उस डिफरेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूले चाहिए, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस का ही। अब इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस, तो हाइड्रेटेड रेडियस तो आपको पता है क्या होता है। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज या रेडियस ऑफ आयन। आयन का रेडियस जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। और हाइड्रेटेड रेडियस अगर बड़ा है तो प्रॉब्लम क्या होगी, इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है, इफ़ेक्टिव। एक तो ये रिलेशन हुआ। अब इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस और मोलर कंडक्टेंस का क्या रिलेशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस, इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस का इन्वर्सली होगा। इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ आयन, ठीक है। यानी कि वो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है, उतना ही क्या होगा, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस अगर ज़्यादा होता है तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक। यानी कि इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आयनिक मोबिलिटी लिख लेते हैं, आयनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ आयन, ठीक है। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हाइड्रेटेड बड़ा हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है। और अब मोबिलिटी मोलर कंडक्टेंस वो तो वहाँ लिखा ही है कि डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव या आयनिक मोबिलिटी, एक तरह से रिलेटेड टू द पार्टिकल आयन मोबिलिटी, ठीक है, ये तो लिखा है मोबिलिटी। तो यानी कि मोबिलिटी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। यानी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा लिमिटिंग के लिए आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी के लिए इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस छोटा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस छोटा होना चाहिए। इफ़ेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस को छोटा होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइज़ ऑफ द आयन बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम देखते हैं, लेकिन इसमें वो जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, ठीक, उस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ आयन्स लिखता हूँ,
आयंस और उनका मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो जैसे हमने लिखा Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव की वैल्यू होती है 50.1। ठीक, यूनिट सभी का यूनिट है सीमेन और सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और Na पॉजिटिव की ये वैल्यू है। अब मैं अगर K पॉजिटिव लिखता हूँ, देखिए K पॉजिटिव का साइज़ लार्ज है, K पॉजिटिव का साइज़ लार्ज है। किससे? लार्ज साइज़। लार्ज साइज़ होने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेटेड रेडियस छोटा। हाइड्रेटेड रेडियस छोटा होने का मतलब क्या हुआ? आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा। आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा। तो K पॉजिटिव का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस 73.5 होता है। ठीक है, इसी तरह से एनायन भी ले सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। F नेगेटिव, F नेगेटिव की जो वैल्यू आती है वो 55.4 आती है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर Br नेगेटिव लिखता हूँ तो Br नेगेटिव का साइज़ लार्ज है, लार्ज साइज़ है तो बेटर होगा इसके लिए 78.1, क्योंकि लार्ज साइज़ आयन अगर होगा तो हाइड्रेटेड छोटा होगा उसका। लार्ज साइज़ है तो हाइड्रेटेड छोटा है, हाइड्रेटेड छोटा है तो आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है तो लिमिट कंडक्टेंस ज़्यादा है, इस तरह से। ठीक है, और भी आयन्स हो सकते हैं। ठीक, जैसे और भी आयन लिख लेते हैं हम, CH3 फिर से को बना लेते हैं आयन्स, सिल्वर पॉजिटिव लैम्डा एम नॉट 61.9 और CH3 COO नेगेटिव 40.9। ठीक है, अब ये CH3 COOH की वैल्यू इन सब से कम क्यों है? इन सब से कम क्यों है CH3 COOH की वैल्यू? CH3 COOH की वैल्यू इन सब से कम है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कम होने का मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी कम है। आयनिक मोबिलिटी कम होने का मतलब है कि उसका इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा है। उसका इफेक्टिव हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होने का मतलब है कि उसका साइज छोटा है। यानी ये जितने भी लिखे हुए हैं इसमें अगर हम कंपेयर करें तो CH3 COO नेगेटिव का साइज़ क्या है? स्मॉलर साइज़ है। ठीक है, CH3 COO नेगेटिव इज़ ऑफ स्मॉलर साइज़। ये इनमें मतलब जिससे भी उसे कंपेयर कर रहे हैं उससे उसका साइज़ क्या है? स्मॉलर है। तो ये इस पर डिपेंड करता है, यानी कि उनका साइज़ क्या है इस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक, साइज़ पर, रियल साइज़ पर। बाद में उसका हाइड्रेटेड साइज़ अपने आप उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, छोटा साइज़ है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा साइज़ है तो छोटा हो जाएगा। अब इसमें जैसे ये तो मोनो आयंस के लिखे हुए थे, अगर हम कैटायंस उसका लिखें, डाई कैटायन का लिखें तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से। क्यों? क्योंकि वो आपको पता ही है ये तो मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हैं, तो जितने भी चार्ज होता है उसका एन फैक्टर, इनका तो सबका एन फैक्टर 1 था, मतलब चार्ज 1 था, यहाँ पर 2 है तो हाफ 2 से डिवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू आती है 59.5। ठीक है, अब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं? पोटेशियम से रिलेट कर सकते हैं। पोटेशियम के रेस्पेक्ट में कैल्शियम का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। कैल्शियम का साइज़ छोटा होगा तो हाइड्रेटेड साइज़ बड़ा होगा, हाइड्रेटेड साइज़ बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टेंस कम होगा, इसलिए पोटेशियम से इसका। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं साइज़ का। ठीक है, या कोई और है जैसे सल्फेट, तो इसका भी 2n फैक्टर है तो डिवाइड बाय 2 होगा। तो मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हैं ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इक्विवेलेंट लिखते तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, तो अब ये इस एसीटेट से ज़्यादा क्यों है इसकी वैल्यू? एसीटेट से ज़्यादा है क्योंकि इसका छोटा साइज़ है। ठीक है, तो हमें कोई साइज़ पता होना चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। H पॉजिटिव का आपको पता ही है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये इसे फॉलो नहीं करते हैं, साइज़ वाइज का चक्कर नहीं है इनके लिए, तो आपको लिखवाया H पॉजिटिव की वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली 349.8 एंड OH नेगेटिव की वैल्यू इसी तरह से इसकी भी अनयूजुअली 198.6। तो ये एक्सेप्शन है, इन्हें तो आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, और यूनिट तो आपको पता ही है। ठीक है, यूनिट क्या है वो तो सामने लिखी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव के लिए और OH नेगेटिव के लिए है। ठीक, ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है मतलब एक्सेप्शन, ये दोनों तो एक्सेप्शन है। ठीक है,
तो ये इन दोनों को तो छोड़ दो, इनका साइज़ वाइज से कोई रिलेशन भी नहीं होता है कि क्या साइज़ है क्या नहीं है, बाकी को सबको आप रिलेशन साइज़ से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ आयंस के साइज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। प्योर आयन के साइज़, हाइड्रेटेड नहीं, प्योर आयन, ठीक है। आयंस और साइज़ मतलब प्योर, नॉट हाइड्रेटेड। मैं हाइड्रेटेड नहीं बता रहा हूँ, प्योर का साइज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ आयंस लिखता हूँ मैं, ठीक। BO33 नेगेटिव, और सबका साइज़ पिकोमीटर होगा, साइज़ PM पिकोमीटर। 191, कॉमन लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हैं ऐसे तो वैल्यूज़, मुझे भी देखने ही पड़ेंगे ये वैल्यूज़, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लिख लेते हैं। कार्बोनेट जैसे जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, 178, ठीक है। कार्बोनेट हो गया, और कोई कॉमन वाला ही लिखते हैं। NO2 नेगेटिव 179, NO3 नेगेटिव 192, ठीक है। और इसके बाद फॉस्फेट 238, SiO4 4 नेगेटिव 240, सल्फेट 258। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, इसमें मैं गारंटी नहीं है कि यही साइज़ होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होते ही हैं, ठीक है। और FeCl4 नेगेटिव 358 पिकोमीटर, CH3COO नेगेटिव, अभी जो लिखा था हमने CH3COOH, ये 162 पिकोमीटर, Cn नेगेटिव 191, CnS नेगेटिव 213, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, सेम टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पहले आयंस और उसके बाद Cn, इसके बाद नाइट्रेट N3 नेगेटिव 195, NH2 नेगेटिव 130 पिकोमीटर है सब, ठीक। O2 नेगेटिव 173, OH नेगेटिव 130। देखिए OH नेगेटिव 133 ये छोटा है, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट इसके बड़े आते हैं, वो तो आपको एक्सेप्शन बताया हुआ ही है, इसलिए मैंने ये इसे भी लिख दिया है, जिससे आप इसे कंपेयर ना करें किसी से कि साइज़ इसका ऐसा है या वो है, ठीक है। 158 बाइकार्बोनेट, वो HCO बाइकार्बोनेट 156 पिकोमीटर, OCN नेगेटिव 159, HS नेगेटिव 207, BR नेगेटिव 196, I नेगेटिव 220, ठीक है। तो HS नेगेटिव 207, BR नेगेटिव 196, I नेगेटिव 220। तो इस तरह से ये सब यूज़फुल आयंस मैंने लिख दिए हैं। वैसे इसका कोई तरीका नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि हम कोई मेथड यूज़ कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि रेडियस क्या होगा, नहीं। इसीलिए कंपैरिजन बस ऐसा होता है कि ग्रुप है या पीरियड है, उसमें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और एटम्स की क्वांटिटी बढ़ने से साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एक ही एटम में, ठीक है, एक ही सेंट्रल एटम में के साथ अगर एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उसका रेडियस भी इंक्रीज़ होता जाता है,
ठीक है। तो ये डिपेंड कर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसे बस हम थोड़ा, ये तो कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में, तो उसके लिए मैंने आपको लिखवा दिया है। अदरवाइज़ कंपटीशन में तो जनरली ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन में तो एक ही फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, आयंस होंगे, एक ही ग्रुप के होंगे, एक ही पीरियड के होंगे, तो उनमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या सिमिलर टाइप के होंगे आयंस, उनमें सेंट्रल एटम चेंज होगा या साइड वाले एटम चेंज होंगे, तो उनसे साइज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो इसके बेस पर आप कंडक्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ कंडक्टेंस का, यानी कि ये टॉपिक कंडक्टेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया। जितना भी पॉसिबल हो सकता था कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसके बाद आ जाए हमारे पास में गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और मैंने कहा था गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिखा जाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक लिखा ही जाता है, गैल्वेनिक में बी रिटन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिटन एज ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बुक्स में मैक्सिमम क्या होगा, ये लिखा होगा, ठीक। मैक्सिमम बुक्स में मतलब ये लिखा होता है, गैल्वेनिक सेल की जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा होता है, ठीक है। या जब इसे डिफ़ाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख कर ही डिफ़ाइन कर देते हैं गैल्वेनिक सेल को। और ये गैल्वेनिक साइंटिस्ट ने इसे इसके बारे में बताया था, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये भी एक टाइप का, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो सब डिटेल में लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है बाय द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। सेल में जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये सेल है, केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड लिख देते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये एक डिवाइस होगा, वो तो हमें पता ही है कि ये कैसा डिवाइस होता है, ठीक। और इसमें बैटरी कहा जाता है, जैसे एग्जांपल की बात करें, समटाइम कॉल्ड है वोल्टेइक सेल, इसे गैल्वेनिक सेल इज समटाइम कॉल्ड एज sometimes is sometime called as वोल्टेइक सेल, ठीक है। इसे वोल्टेइक सेल कहा जाता है, VOLTAIC वोल्टेइक सेल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वोल्टेक्स, आफ्टर एक वोल्टा, ठीक है, आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ द वोल्टेइक पाइल्स, द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी, ठीक है। तो वोल्टा एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वोल्टा, उसने इन्वेंट क्या किया था, इन्वेंटर ऑफ द वोल्टेइक पाइल, द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी, उसने पहला इलेक्ट्रिकल बैटरी बनाया था, इसलिए इस टाइप के सेल्स को वोल्टेइक सेल भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर। बैटरी जो वर्ड होता है उसमें कई क्या होते हैं, बैटरी हैज़ कॉमन टू द इंक्लूड ए सिंगल गैल्वेनिक सेल, बट ए बैटरी जो होता है, बैटरी वर्ड में दो या दो से ज़्यादा सेल्स होती हैं। जैसे बैटरी वर्ड मेनली यूज़ करते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। बैटरी मल्टीपल सेल होता है, बट ए बैटरी प्रॉपरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल,
ठीक है। तो बैटरी हो सकता है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाए, बट बैटरी क्या होता है मेनली, ठीक है, कॉमन यूसेज द वर्ड बैटरी हैज़ कम टू इंक्लूड ए सिंगल गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में बैटरी वर्ड का यूज़ कर देते हैं, कहीं भी बैटरी लिखा है तो बैटरी बता देता हूँ होता क्या है। बैटरी वर्ड, बैटरी, ठीक, बैटरी वर्ड क्या है, प्रॉपरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल, वर्ड मीन्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स। तो बैटरी वर्ड का मीनिंग है कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स, यानी कि उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है। जैसे इन्वर्टर बैटरी है तो बैटरी वर्ड, अब हम क्या करते हैं, इसे भी बैटरी वर्ड यूज़ कर देते हैं। किसके लिए बैटरी यूज़ कर देते हैं, पेंसिल सेल के लिए, तो कि बैटरी है वो पेंसिल सेल, ठीक है, जो छोटी रिमोट वगैरह में यूज़ होती है, जबकि वो केवल एक सिंगल सेल है, वो इट इज़ 1.5 वोल्ट सिंपल सेल, तो उसके लिए बैटरी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लिख दिया जाता है, इतना कॉमन हो चुका है ये इनके लिए, तो उसे बैटरीज़ कह दिया जाता है। तो बैटरी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गैल्वेनिक सेल के साथ, लिखा मिलेगा आपको प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी जैसे वर्ड लिखा मिलेगा, लेकिन बैटरी जो है वो मेनली है मल्टीपल सेल्स का, जिसमें जैसे 1.5 वोल्ट की हम कई सारी सेल्स को अटैच करें, जैसे इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें प्लेट्स होती हैं, वो क्या है प्लेट्स, वो प्लेट एक प्लेट 6 वोल्ट की होगी, 6 वोल्ट की होगी, तो 4 प्लेट तो 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। 10 प्लेट्स हैं तो 60 वोल्ट हो गया, इस तरह से होता है। तो प्लेट्स यानी प्लेट मतलब एक छोटी सेल, प्लेट का मतलब वहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल सेल की तरह, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सेल्स, उसे बैटरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो कंसिस्ट ऑफ, ये बैटरी का मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, ठीक। अब इसमें जैसे हम बात करें इसमें मल्टीपल सेल्स की, या कोई IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ गैल्वेनिक सेल का कैसा नोमेनक्लेचर होता है, ठीक। तो गैल्वेनिक सेल में एक एग्जांपल लिख देते हैं कि डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल साइंटिस्ट ने इसे बताया था, इसलिए इसे नाम लिखा जाता है डैनियल सेल कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मतलब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, डैनियल सेल। एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज डैनियल सेल। NCERT में भी ये लिखा होगा, बुक्स में भी ये लिखा होता है डैनियल सेल। ये इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, सबसे छोटा बहुत सिंपल एग्जांपल। और इसका रिएक्शन क्या है, हाफ सेल रिएक्शन क्या है। अभी हाफ सेल को समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। हाफ सेल का मतलब, हाफ सेल एनोड रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हाफ सेल कैथोड रिएक्शन, ठीक। अब देखो, आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री वाले में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं, रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ, यानी कि रिएक्शन एक ही है बट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो बस ऐसे यहाँ पर करते हैं, हम एक सेल है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को अब तो क्योंकि 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है तो आधा हाफ ही कहलाएगा ना। मान लो एक पेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये भी हाफ होगा, ठीक है। हाफ पोर्शन ऑफ बॉटम, हाफ पोर्शन ऑफ टॉप, ठीक है। यानी कि पेन का 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हाफ नहीं लिखा जाएगा, फिर 1/3 लिखा जाएगा। तो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसलिए हाफ, तो हाफ तो सिर्फ इक्वल डिवाइड 2 पार्ट में कर रहा है इसलिए हाफ लिखा है, ओनली इन 2 पार्ट्स। तो एक हाफ क्यों लिखा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन।
ठीक। और रिएक्शन क्या होता है, चलिए इसका हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक, एनोड पर ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। और डायग्राम हम इसका पहले बना चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, या जब मैं आगे लिखूँगा इसको और ज़्यादा डिटेल में लिखूँगा तब मैं इसका डायग्राम बना दूँगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसका रिएक्शन लिखा है और वो भी जनरल रिएक्शन लिखा है। अब ये हाफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, ओरिजिनल इक्वेशन या फॉर कंप्लीट सेल इक्वेशन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और ये रिएक्शन आपको पता है रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो आप इन्हें रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसे रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्सिबल लिख सकते हैं, इस तरह से रिएक्शन को रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कॉपर 2+ के प्लेस पर आप इसका एनायन भी साथ में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, लेफ्ट में है, ये राइट में है और इक्वल क्वांटिटी है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने सिर्फ एग्जांपल लिखा है समझने के लिए। अब इसमें क्या होगा, कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे हाफ सेल इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक, हाफ सेल वर्ड आ गया। इसके बाद में कैथो ये IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा इसका। ठीक है, फिर कि सेल है तो फिर कितने टाइप के, कुछ टाइप के सेल हो सकते हैं। ठीक, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ओके।